आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये वीडियो हमें उस रेलगाड़ी की याद कराएगा जो भूतों और रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे रेलगाड़ी के सफर में एक अनोखी त्रासदी छिपी हुई है जो आम लोगों को बायां और दायां देखने के लिए मजबूर कर देती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि हम जल्द ही इस हॉन्टेड एक्सप्रेस की यात्रा पर सफर करने वाले हैं और जानेंगे कि यह सच में डरावनी है या केवल एक कहानी। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के कांगधा जिले का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। दिसंबर की इस सर्द रात में 1:30 बजे मेरे लिए पूरी तरह अनजान था यह स्टेशन, और फिर ऊपर से कड़कदाने वाली ठंड के साथ काले घने अंधेरे के साथ लिपटा वह घनघोर कोहरा। जिस ट्रेन से मैं यहाँ आया था उसको गुजरे 2 घंटे बीत चुके थे। तब से न तो कोई यात्री गाड़ी यहाँ से गुजरी थी और न ही मालवाहक ट्रेन। टीन शेड के नीचे बने उस छोटे से प्लेटफार्म के चारों ओर से खुले हुए वेटिंग रूम में कंबल और कर दुबका हुआ मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस स्टेशन पर उतरने के बाद अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए इस वक्त तो कोई वाहन मिलने की उम्मीद थी नहीं। अब तो स्टेशन पर खुली हुई एकमात्र चाय नाश्ते की दुकान पर भी ताला लग चुका था। शायद दूसरी कोई ट्रेन इस स्टेशन से हाल फिलहाल गुजरने वाली नहीं थी। उफ, दादाजी, आप तो शांतिपूर्वक चले गए, ये मुझे कहाँ फंसा दिया। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने अपने दिवंगत दादाजी के प्रति शिकायत व्यक्त की। दरअसल मैं यानी गौरव सिंह भाटी मूलत दिल्ली से हूँ। उम्र लगभग 30 साल। पेशे से देश के प्रतिष्ठित अब तक न्यूज चैनल में एक पार्ट टाइम रिपोर्टर हूँ। पार्ट टाइम मतलब विशेष परिस्थितियों में यदि मुख्य रिपोर्टर्स किसी घटना को कवर करने के लिए अनुपस्थित होते हैं तो ऐसी इमरजेंसी में चैनल द्वारा मुझसे काम चला लिया जाता है। आप मुझे एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही मेरे दादाजी लगभग 90 वर्ष की उम्र में चल बसे। वर्षों पहले दादाजी रेलवे में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। वर्ष 1970 से 1980 तक उनकी पोस्टिंग हिमाचल के इसी पालमपुर के आसपास किसी देवघर नामक छोटे से कस्बे थी। वैसे तो देवघर जैसी छोटी सी जगह के लिए अलग से ट्रेन रूट होने का कोई औचित्य नहीं था, पर ब्रिटिश काल में यहाँ एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इस वजह से वर्ष 1869 में यहाँ ट्रेन रूट का आरंभ हुआ। बाद में अंग्रेजों ने सुविधा की दृष्टि से अपने उस व्यापारिक केंद्र के रूप में पालमपुर को विकसित किया, और फिर देवघर की उपयोगिता दिन प्रतिदिन घटती गई। परंतु आजादी के बाद भी देवघर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सरकार ने वहां तक के लिए जारी ट्रेन को हमेशा पूर्ववत रहने का वायदा किया, पर बाद में किसी अपरिहार्य कारण से सरकार ने देवघर तक ट्रेन की सुविधा समाप्त कर दी थी। दादाजी ने इसके पीछे की वजह एक बड़े हादसे का होना बताया था। फिर दादाजी ने भी अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया था। मृत्यु से पहले अंतिम समय में दादाजी ने मुझसे प्रॉमिस करवा लिया था कि मैं हर हाल में देवघर जाऊंगा एवं उस गांव में पुराने रेलवे स्टेशन के परिसर में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में उनके नाम से पूजा अर्चना करूंगा, जिससे कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो इस तरह मन में तमाम सवाल लेकर मैं दादाजी के बताए स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहा था। ठिठुरन भरी इस सर्दी में पैरों को सिकोड़ डालकर कंबल के अंदर खुद को एक गठरी जैसा बनाते बनाते आखिर आंख लग ही गई। चारों ओर कुछ पुराने खंडहर थे और मैं उन खंडहरों के बीच से निकलकर गए एक कच्चे रास्ते से होता हुआ तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। सिर से पैर तक मैं बुरी तरह पसीने से तरबतर होकर कांप रहा था। बार बार मुद्द कर पीछे देखते हुए मैं उसी मंदिर की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही उस जटाधारी साधु ने बताया था। उसने कहा था कि उन खंडहरों को पार करते ही एक पुराना कुआं मिलेगा। उस कुएं से बाईं ओर मुड़ जाना, सामने एक प्राचीन मंदिर जर्जर अवस्था में मिलेगा। उसी मंदिर में पहुंचकर तुम्हारे प्राण भी बच सकेंगे और वह काम भी सार्थक हो सकेगा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मैं बस हर हाल में उसी मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। चमगादड़ों का यूं ही यहाँ वहां उड्डना और सियारों के रोने की आवाज ने इस सुनसान बियाबान माहौल को और खौफनाक बना दिया था। अचानक से पीछे से आते घोड़े के टापों की तेज होती आवाजों ने मुझे डरा दिया था।
मैंने अपनी गति बढ़ाते हुए अब दौड़ना आरंभ कर दिया था। घोड़े की हिनहिनाहट मुझे विचलित कर रही थी। कोई था जो अब मेरे बहुत करीब आ चुका था। दौड़ते भागते मैं अब थक कर चूर हो चुका था। सांसें ढौंकने की तरह तेज चल रही थी, पर मजबूरीवश रुक नहीं सकता था, क्योंकि उस साधु के अनुसार रुकने पर मेरे पीछे आ रहे उस गुड्ड सवार द्वारा मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। अचानक से रास्ते पर पड़ी डीठे एक पत्थर की जोरदार ठोकर ने मुझे जमीन पर ला पटका। डरा सहमा मैं इससे पहले उठ पाता, एक काले रंग के विशाल घोड़े पर सवार वह नकाबपोश घुड़सवार मेरे सामने खड़ा था। उसने अपना जिस्म पर एक मटमैले रंग के पतले से कंबल जैसे कपड़े से ढक रखा था और चेहरे पर कोई मफलर जैसी चीज थी जिससे मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। हाथ में एक बड़ी सी तलवार जिससे टपकता हुआ रक्त बता रहा था कि अभी इस तलवार ने किसी और के खून से भी अपनी प्यास बुझाई है। मेरे सिर पर मौत खड़ी थी और मैं जमीन पर पड़ा हुआ दहशत से थर थर कांप रहा था। उस नकाबपोश ने बिना देर किए घोड़े पर बैठे हुए ही ठोड़ा नीचे की ओर झुककर अपनी उस रक्त पिपासु तलवार से मेरी गर्दन पर वार किया। मेरी गर्दन बस ढड्ड से अलग होने ही वाली थी। इसी भय से मेरी आंखें बंद हो चुकी थीं एवं मुंह से एक जोर की चीख निकली। पर अभी तक उस तलवार का प्रहार मेरी गर्दन पर नहीं हुआ था। आखिर क्यों? यह जानने के लिए जैसे ही मैंने आंखें खोली तो माजरा समझ आया। दरअसल आज फिर मैंने वही डरावना सपना देखा था जिसे पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत बार देख चुका था। वही गुड्ढा, वही नकाबपोश, वही साधु और वही खूनी तलवार। और हमेशा की तरह आज भी इस सपने ने मेरी हालत पतली कर दी थी। अभी कुछ देर पहले तक जो कंबल मेरी सर्दी तक नहीं बचा पा रहा था, उसी कंबल के अंदर मेरा जिस्म पसीने से नहा चुका था। दिल की धड़कन असामान्य रूप से भाग रही थी। खैर, मैं अभी तक सपना देख रहा था। इस सच्चाई का पता चलने पर मैंने चैन की सांस लेते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया। पर आखिर क्यों मुझे इस प्रकार का एक ही विचित्र सपना बार बार आता है? हमेशा की तरह फिर एक बार इस प्रश्न ने मेरे दिलो दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। फिर अचानक से दिल में एक डरावना ख्याल आया कि कहीं जिस शिव मंदिर में दादाजी की अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा हूं, वह एवं मेरे सपने में जिस मंदिर का जिक्र वह साधु करते हैं, दोनों एक ही तो नहीं। फिर खुद ही मस्तिष्क में आ रहे इस प्रकार के विचारों को दफन करते ही स्वयं को सांत्वना देते हुए बद्ध-बद्धाया, ऐसा संभव नहीं। गड्ढी पर नजर डाली तो अभी भी रात के 2:30 बजे थे। इस सुनसान से स्टेशन पर रात का सन्नाटा मन को विचलित करने लगा था। आगे क्या करूं? यह सोच ही रहा था कि अचानक अपने कंधे पर पीछे से किसी हाथ का स्पर्श महसूस करके मैं बुरी तरह चौंक गया। पलट कर पीछे देखा तो एक सूट बूट पहने सज्जन से इंसान को खड़े ढा देखकर जान में जान आई। सामान्य कद काठी, सांवले रंग वाले, लगभग 50 वर्ष की उम्र वाले। उन महोदय का पहनावा एवं हुलिया कुछ अजीब सा था। उसने काला कोट एवं पेंट पहना हुआ, पैरों में पहने हुए जूते भी काले। उसके एक हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर। उसी हाथ में पहनी हुई गोल्डन चेन वाली ओल्ड फैशन हो चुकी एक आउटडेटेड वॉच तथा कुछ लंबे बालों वाला उसका अजीब सा हेयर स्टाइल, जैसा कि हम पुरानी फिल्मों में अक्सर देखा करते हैं। उसके काले कोट पर लगी नेम प्लेट पर अंग्रेजी में उसका नाम भी लिखा हुआ था, ड्यूक ऑर्फिन। यह सब देखकर मेरा तेज दिमाग एक पल में ही यह भांप गया कि सामने खड़ी रीढ़े सज्जन किसी ट्रेन के टीसी महोदय है, जो एक ईसाई होने के साथ साथ शायद बॉलीवुड की 50-60 के दशक वाली एवरग्रीन हिंदी फिल्मों से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर है। अभी अभी मेरी पत्रकार वाली नजरों ने उन सज्जन का व्यक्ति परीक्षण पूर्ण किया ही था कि अचानक उन्होंने मुझसे सवाल किया, जेंटलमैन, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? उनकी आवाज में शराफत साफ साफ झलक रही थी। बस इसीलिए मैंने उन्हें अपनी समस्या बता डाली। मैंने उन्हें बताया कि मैं देवगढ़ जाना चाहता हूं, पर इस वक्त जाने के लिए किसी भी साधन के उपलब्ध न होने के कारण मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। शायद ईश्वर ने उस नेक इंसान को मेरी ही समस्या का समाधान करने वहां भेजता। उन्होंने मुझे बताया कि मैम, मैं रेलवे में टीसी हूँ। पालमपुर से देवगढ़ के लिए वर्षों से बंद पड़ रही रेल सेवा का एक बार फिर से आरंभ होने वाला है। पटरी तो वर्षों से पैडी ही है, बस रेल सेवा अभी अपने ट्रायल पीरियड में है, जो कि शीघ्र ही आरंभ होगी। और अभी 2 डिब्बे वाली वही ट्रायल ट्रेन देवगढ़ जाने के लिए तैयार
खड़ी डीडी ही है जिसमें मेरे सहित कुछ और रेलवे के कर्मचारी मौजूद हैं। यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। अंधे को क्या चाहिए? बस 2 आंखें। देवघर जाने के लिए सुगम साधन का प्रबंध होता देख मैंने बिना नानुकुर करे ही हाँ कर दी। मुझे ऑफर करने के बाद ड्यूक ऑर्फिन नाम के वह टीसी महोदय प्लेटफॉर्म के उस अंतिम छोर से भी आगे मुख्य लाइन से हटकर बिछे हुए एक और रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ गए थे। मुझे लगा शायद यह स्पेशल ट्रायल ट्रेन प्लेटफॉर्म से न जाकर उसी ट्रैक से जाने वाली होगी, इसलिए मैं भी तेज कदमों से उसी ओर बढ़ने लगा। घने अंधेरे में वह टीसी पता नहीं कहां गायब हो गया था। अब वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मैं उसी सुनसान से रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ट्रेन के डिब्बों जैसी आकृति उस अंधेरे में नजर आई तो मैंने सुकून की सांस ली। मैं समझ गया था कि यही ट्रेन मुझे देवघर लेकर जाएगी। पास पहुंचा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 2 डिब्बे और एक इंजन वाली इस छोटी सी ट्रेन में उजाले की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। मोबाइल के फ्लैश की रोशनी में उस ट्रेन के डिब्बों की हालत भी काफी जर्जर एवं खस्ता हाल मालूम पड़ रही थी। बनावट भी काफी पुरानी जैसी। इस प्रकार की ट्रेन तो हम अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा करते थे जब भारत में डीजल ट्रेन्स का चलन बस आरंभ ही हुआ था। तब की ट्रेनों जैसी इंजन के अंदर भी किसी इंसान की कोई भी उपस्थिति नहीं थी। अंदर रोशनी डालकर देखा तो वहां भी चारों ओर मकद्दियों के जाले ही लिपटे हुए नजर आ रहे थे। माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टीसी का भी कोई अता पता नहीं था। मैंने ऑर्फिन सर आप कहाँ हैं कुछ आवाजें भी लगाई, पर कहीं कोई जवाब नहीं आया। उस घनघोर अंधेरे में ट्रेन को टटोलते हुए मैं इंजन से वापस पीछे की ओर बढ़ रहा था कि अचानक से डिब्बे के एक दरवाजे पर मेरे हाथ का दबाव पड़ने से वह छर्र की आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से यह बेहुदा विचार आया कि क्यों न डिब्बे के अंदर जाकर देखा जाए, और मैं एक बार फिर मोबाइल के फ्लैश का सहारा लेते हुए डिब्बे में जा पहुंचा था। अभी इससे पहले कि अंदर के नजारे का जायजा मैं ले पाता कि तेज रोशनी हुई और मेरी आंखें चुंधियाकर बंद हो गई। फिर अगले ही पल जैसे ही मेरी आंखें खुली तो दंग रह गया। डिब्बे की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। डिब्बे के अंदर सब कुछ सामान्य सा था। बैठने के लिए साफ सुथरी एवं व्यवस्थित सीट और उन सीटों पर इक्का दुक्का सवारी भी बैठी हुई थी। अब जाकर मुझे पुष्टि हुई कि मैं सही ट्रेन में आया हूं। शायद ट्रेन अभी अभी चलने को तैयार हुई होगी, इसीलिए उसकी लाइट्स ऑन हुई है, और शायद कुछ देर पहले अंधेरे की वजह से मुझे इस ठीक ठाक ट्रेन के खस्ता हाल होने की गलतफहमी हुई होगी। ऐसा सोचकर मैं एक सीट पर जा बैठा। मेरे सामने वाली सीट पर सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने उनसे सवाल किया, अंकल जी आप भी देवघर जा रहे हैं? मेरी बात सुनकर उन्होंने घूर कर मेरी ओर तो देखा, परंतु कोई जवाब न दिया। उनका चेहरा एकदम भावहीन सा प्रतीत हो रहा था, मानो कोई फीलिंग्स ही ना हो। शायद पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत समस्याओं से ग्रसित होने की वजह से ऐसे हो। मैंने उनके उस व्यवहार को नजरअंदाज किया और अपने मोबाइल में व्यस्त होता ही जा रहा था कि अचानक आवाज आई, आ गए तुम गोलू। सामने वहीं टीसी ड्यूक और फीन खड़े हुए थे। मैंने उनसे शिकायती लहजे में पूछा, अरे सर कहाँ चले गए थे आप? मैं कंफ्यूज था, कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं आ गया? और आपने तो कहा था कि स्टाफ ही जा रहा है देवघर, बट इसमें तो कुछ पैसेंजर्स भी हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनने के बाद मिस्टर ओर्फिन ने बताया कि यह पैसेंजर्स भी तुम्हारी ही तरह देवघर जाने वाले मुसाफिर है जिनको इस स्पेशल ट्रेन में लिफ्ट दी गई है। उसने बताया कि वह अन्य स्टाफ के सहित इंजन में मौजूद है। इतना बताकर मिस्टर मोर्फिन वहां से गायब हो गए। मुझे मेरी शंका का समाधान मिल जाने से मैं थोड़ी देर के लिए खुश तो हुआ, पर अगले ही क्षण जो सवाल मेरे दिमाग में कौन था उसने मेरे दिमाग को हिला डी ढाला। उस टीसी को मेरा नाम कैसे पता चला? छोटी सी उस मुलाकात के दौरान मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं, और सबसे बड़ी बात तो यह कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एवं अन्य सभी ऑफिशियल जगहों पर तो मेरा नाम गौरव ही लिखा है। गोलू कह के तो मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स बुलाते थे, वह थे मेरे स्वर्गीय दादाजी। ये बात मेरी समझ से परे थी। मुझे मेरे घरेलू नाम से संबोधित करने के बाद वह टीसी उस डिब्बे से उतरकर जा चुके थे।
शायद आगे की यात्रा वह इंजन में अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर ही करने वाले थे। मैं हतप्रभ था। मन किया कि उसके पीछे जाकर अपनी शंका का समाधान कराऊं, पर तब तक मुझे महसूस हुआ कि ट्रेन आगे बढ़ चली है। तभी मैंने गौर किया कि कुछ देर पहले सामने बैठे जिस वृद्ध व्यक्ति से मैंने कुछ पूछना चाहा था, वह तब से अभी तक लगातार मुझे घूर रहा है। उसकी नजरें लगातार मेरी ओर ही हैं। यह बात मुझे कुछ अजीब सी लगी। मैंने डिब्बे में यहाँ वहां नजरें घुमाकर देखा तो महसूस किया कि यहाँ कुछ तो गड्ढा-डाच है। खिड़की वाली सिंगल सीट पर एक अधेड़ महिला भी ठीक सामने बैठे व्यक्ति की तरह ही मुझे एकटक निहार रही है। उसके भावहीन चेहरे के साथ शून्य आंखें जो बिना पलक झपकाए बस मुझे ही देखे जा रही है। सिर्फ वही नहीं, बगल वाले कंपार्टमेंट में बैठे हुए 20-22 साल के दो युवा भी ठीक उसी अंदाज में मुझे नोटिस कर रहे थे। मैं अभी यह समझने की कोशिश ही कर रहा था कि आखिर इनको मुझसे ऐसी भी क्या समस्या है जो लगातार मुझे घूर रहे हैं कि अचानक से तेज भागती उस ट्रेन के डिब्बे में धुप अंधेरा पसर गया। शायद पावर कट हुआ था। सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, एक जोर की खौफनाक चीख के साथ मेरी आंखों के ठीक नजदीक अंधेरे में डूबा आधा जला हुआ एक बेहद विकृत, विभत्स, डरावना चेहरा मात्र 1 सेकंड के लिए दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। उसके अगले ही क्षण ट्रेन की सारी लाइट्स फिर से जल चुकी थी। मैं बुरी तरह हक्का बक्का था। अचानक से जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे जिस्म को बुरी तरह से कंपा दिया था। आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो किसी बेहद डरावनी हॉरर मूवी को कोई खौफनाक दृश्य मेरी आंखों के सामने आया हो। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए थे, पर दहशत में डूब चुके मेरे हृदय के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि जब मैंने अपने ठीक सामने वाली सीट पर नजर डाली तो वहां अब कोई नहीं था। सामने बैठा हुआ वह वृद्ध व्यक्ति अपनी जगह पर अब नहीं था। सिर्फ वह ही नहीं, विंडो सीट पर बैठी वो अधेड़ महिला और बगल वाले कंपार्टमेंट में बैठे हुए इक्का दुक्का वह लोग कोई भी नहीं था। मेरा दिमाग बुरी तरह से फटा जा रहा था। पागलों की तरह मैं सारे डिब्बे में यहां वहां दौड़ा। किसी भी सीट पर कोई भी नहीं था। सारी ट्रेन खाली थी। तेजी से भागती हुई ट्रेन में से अचानक से सभी सवारियों का यूं गायब हो जाना, मेरी आंखों के सामने वह डरावना दृश्य आना, यह सब एक सपने के जैसा ही लग रहा था। मैंने खुद को चिकोटी काटकर यह जानने की कोशिश की कि कहीं यह सब भी तो मेरे पिछले सपनों की तरह ही एक बुरा सपना तो नहीं। पर अगले ही पल मुझे एहसास हो गया था कि यह सब हकीकत में हो रहा है, एक बेहद बुरी हकीकत। सोचा कि अपनी इस हालत के बारे में किसी को बताकर मदद ली जाए। कॉल करने के लिए पॉकेट से अपना मोबाइल फोन निकाला, पर उसकी स्क्रीन पर जैसे ही नो सिग्नल्स का नोटिफिकेशन देखा, मैं समझ गया कि बुरी तरह फंस चुका हूं। मैं भागता हुआ ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचा। एक बार तो दिल किया कि इसी चलती ट्रेन से कूदकर इस डरावनी दुनिया से बाहर निकला जाए, पर इस स्पीड में ट्रेन से कूदने का अर्थ था अपने अच्छे खासे शरीर का हड्डियों सहित चूरमा बनवाना, जो कि मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। तभी अचानक से मैंने कुछ नोटिस किया। रात के अंधेरे में वैसे तो ट्रेन के बाहर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी जितना जो कुछ दिख रहा था वह अंदर के दृश्यों से भी ज्यादा डरावना था। मुझे ट्रेन के दरवाजों पर कुछ विशाल पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। मोबाइल का फ्लैश जलाकर उन पर डाला तो मैं दंग रह गया। यह बड्ढे बड्ढे चमगादड़ थे, जो कि ट्रेन के साथ साथ ही बराबर गति से उड़ते हुए दरवाजे के चारों ओर मंडरा रहे थे, पर यह ट्रेन के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे थे। इनका आकार किसी चील या गिद्ध जितना बड़ा था। इनकी आंखें और दैत्याकार जबड़ों से लाल रंग का कोई द्रव्य टपक रहा था। हो सकता है यह रक्त ही हो। ठहर कर मैं ट्रेन की गैलरी में 2 कदम पीछे आ गया। ऐसा लग रहा था कि मानो ये इस ट्रेन के दरवाजे के पहरेदार हों। अब तक तो मेरी हालत पतली हो चुकी थी। दहशत के साए में लिपटा हुआ मैं डर के मारे कड़कदाती इस सर्द रात में भी पसीने से बुरी तरह तरबतर हो गया था। मेरे ठीक सामने एक बेहद पुरानी डिजाइन का वॉश बेसिन लगा हुआ था। मैंने आप देखा न था, सीधे उसके सामने पहुंच के नल को दबाया और अपने दोनों हाथों में पानी भरते हुए सीधा अपने मुंह पर उड्डे ढिलते हुए कुछ राहत पाने की कोशिश की। पर अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि यह पानी नहीं कुछ और ही है। चेहरे हाथों में चिपचिपापन महसूस हो रहा था।
लाइट के उजाले में मैंने जैसे ही अपने हाथों को देखा तो मेरी तेज चीख निकल गई। मेरे पैर बुरी तरह लटखटाने लगे। दरअसल मेरे दोनों हाथ लाल गाढ़े खून से भीगे हुए थे। मेरे चेहरे से भी वही खून टपक रहा था जिसे अभी अभी मैंने पानी समझकर अपने चेहरे को धोया था, और वॉश बेसिन का नल अभी भी चालू था। उसमें से तेजी के साथ अभी भी वही खून बह रहा था। मुझे मेरा जीवन समाप्ति की ओर लगातार अग्रसर होता हुआ दिख रहा था। एक न्यूज़ रिपोर्टर होने के नाते मैंने जीवन भर भूत प्रेत जैसे विषयों को हमेशा ही अंधविश्वास साबित करते हुए तमाम रिपोर्ट्स तैयार की। पर आज जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह सब अंधविश्वास नहीं, इसी दुनिया का एक अभिन्न अंग है, तो इस मोद पर आकर मैं अपने भविष्य के रूप में इस जीवन को बस कुछ ही देर में खत्म होता मान चुका था। मेरे पास अब कोई विकल्प ही न था। वापस अपनी सीट पर आया, बैग में से तौलिया निकाला, अपने हाथों और चेहरे को पोंछा और तौलिए को सामने वाली सीट पर फेंक दिया। पर यह क्या तौलिए? पर जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मैं एक बार फिर चौंक गया था। यह बिल्कुल साफ सुथरी थी। मैंने उसे उठाकर अच्छे से पलट कर देखा, पर रक्त का कोई नामो निशान नहीं, कोई लाल धब्बा नहीं। हाथ भी एकदम साफ सुथरे मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके अपना चेहरा भी देखा तो उस पर भी किसी प्रकार का कोई खून नहीं। क्या था यह सब? आखिर कैसा माया जाल है यह? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस दिमाग में सिर्फ उस एक इंटरव्यू के कुछ शब्द गूंज रहे थे जो मैंने कुछ माह पहले अपने चैनल के लाइव शो के दौरान लिया था। डॉक्टर प्रियंका भदौरिया, देश की मशहूर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट, उनके इंटरव्यू शो के दौरान जब उन्हें लगा कि उनका इंटरव्यू ले रहे रिपोर्टर अर्थात मुझे भूत प्रेत सब कुछ सिर्फ कोरी कल्पना ही लग रही है, तब उन्होंने ऑफ द इंटरव्यू कहा था, बरखुरदार भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका यह भ्रम जीवन भर न टूटे, क्योंकि जिस दिन आपका यह भ्रम टूटेगा वह दिन आपके जीवन का सबसे बुरा दिन साबित होगा। और आज मेरा भ्रम सच में टूट चुका है। मैं धम्म से अपनी सीट पर निढाल सा बैठ गया। मन किया कि अपने फोन में मौजूद डॉक्टर भदौरिया को अभी कॉल करके सारी स्थिति बताकर इससे बचने का कोई उपाय भी पूछ लिया जाए। पर इस भुतहा चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया गया था कि चाह कर भी किसी से मदद नहीं ली जा सकती थी। दिमाग अभी इसी सोच विचार में डूबा हुआ ही था कि अचानक से मेरे कानों में मेरे ठीक बगल से किसी की सिसकारी लेकर रोने की आवाज आई। अपने ठीक बगल में किसी के होने के एहसास ने एक बार फिर मेरी रूह कांप गई। किसी तरह हिम्मत करके मैंने अपनी गर्दन बगल की ओर घुमाई। मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी जान हलक में आ गई। आंखें आश्चर्य से फटी कि फटी रह गई। मेरे ठीक बगल में वही अधेड़ महिला बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले विंडो सीट पर मौजूद थी। वह महिला सुबक सुबक कर रोते हुए अपने आंसुओं को साड़ी के आंचल से पोंछ रही थी। मेरी स्थिति काटो तो खून नहीं वाली थी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद इतना तो मेरी समझ में आ ही चुका था कि यहाँ मौजूद प्रत्येक शख्स सामान्य इंसान न होकर एक छलावा है। और अब जब वह मेरे ठीक बगल में आ बैठी थी तो ऐसे में मेरी घिघी पर जाना लाजिमी था। पर कहते हैं ना कि कोई भी डर एक सीमा तक होता है। जब डर अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है तो जीवित बचे इंसान को आदत हो जाती है उसी डर के साथ जीने की। यही मेरे साथ हुआ था पिछले कुछ समय में। मैंने जो जो देखा, जो जो महसूस किया, वह सब डर का उच्चतम रूप था। अब आखिर मैं भी कब तक यूं ही डर से थरथराता रहता? वैसे भी मैं कोई डरपोक तो था नहीं, एक निडर व साहसी पत्रकार था मैं। हालांकि मेरी जगह कोई सामान्य हृदय वाला इंसान होता तो इन परिस्थितियों में अभी तक हार्ट अटैक आ गया होता। मैंने तो अब सोच लिया कि ज्यादा से ज्यादा मौत ही तो आएगी, उससे ज्यादा क्या होगा। वहां से भागने की जगह मैंने आखिरकार हिम्मत करके उस बिलखती महिला से पूछ ही लिया, आंटी जी कौन है आप, क्या हुआ आपको? महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। अब आगे क्या करूं? मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी सामने वाली सीट से आवाज आई, हमें मुक्ति दिला दो बेटा, हम वर्षों से मुक्ति के लिए यूं ही तड़िड़ डाप रहे हैं। अवाक होकर मैंने देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति एक बार फिर अपने पुराने स्थान पर ही मेरे ठीक सामने वाली सीट पर मौजूद है। वह बुरी तरह से गिड्ड दहाकर मुझसे मदद मांग रहा था। पहले तो मैं अचानक से उसे अपने सामने देख थोड़ा सा डरा, पर फिर मैंने उससे भी ठीक वही सवाल किया जो कुछ देर पहले उस महिला से किया था। सवाल किसी से पूछो जब आप कहीं और से आ रहे थे। यह सिलसिला इस बार भी जारी रहा।
मैं बताता हूं अब जवाब थोड़ी दूर से आया और जवाब देने वाला। इस बार वही टीसी, ड्यूक और फीन था जो मुझे इस ट्रेन तो लेकर आया था, तेजी से दौड़ती। इस ट्रेन में उस टीसी की भी पता नहीं कहां से एंट्री हो गई थी। यहां कुछ भी संभव था, इतना तो मैं समझ चुका था। और साथ ही यह भी समझ चुका था कि इस ट्रेन में मौजूद कोई भी शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कब का यह अजीबोगरीब लोग मुझे मौत के घाट उतार चुके होते। ड्यूक ने मेरी ओर बढ़ाते हुए तेज आवाज में बताना आरंभ किया, हम सभी वर्षों से इस ट्रेन के कैदी हैं। गोलू मरने के बाद भी हम सभी भीषण यातनाओं से गुजर रहे हैं। हम सब मुक्त होना चाह रहे हैं और इसीलिए वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमें मुक्ति सिर्फ तुम ही दिला सकते हो गोलू। हमें इस नर्क रूपी दुनिया से मुक्ति दिलाओ। ये आखिर क्या कह रहा था ड्यूक? वर्षों से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे ये लोग, और आखिर मैं कैसे इन भटकती रूहों को मुक्ति दिला सकता था? ड्यूक के इस जवाब ने तो मेरे मस्तिष्क में पनप रहे सवालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे? मेरी हिम्मत अब लगातार बढ़ती जा रही थी और यही हिम्मत मुझे उनसे सवाल करने को प्रेरित कर रही थी। गोलू, तुम्हारे यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य हमारी मुक्ति ही है। श्याम नारायण जी ने हमसे वायदा किया था कि एक दिन तुम यहाँ आओगे और हमें इस यातना भरे बंधनों से मुक्त कराओगे। ड्यूक ने बताया। मेरे दादाजी का एकदम सही नाम लिया था ड्यूक ने, पर उनका इस सब से आखिर क्या संबंध? इससे पहले मैं अपना कोई अगला सवाल उससे पूछता, ड्यूक ने आगे कुछ ऐसा बताया कि मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ डीडीएच गए। गोलू, हमारे लिए न सही, कम से कम अपने माता पिता की हत्या के प्रतिशोध के लिए तो तुमको उस दुष्ट पिशाच का माया जाल तोड़ना होगा। बस इससे अधिक न तो ड्यूक ने कुछ बताया और न ही मुझे पूछने का मौका दिया, क्योंकि अगले ही पल ड्यूक का शरीर धुआं बनकर गायब हो गया था और उसके बाद सामने बैठा वह वृद्ध व्यक्ति, बगल में बैठी महिला, दोनों ही ठीक ड्यूक के जैसे ही हवा में धुआं बनकर उड्डीएच गए। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्या जानते हो मेरे माता पिता के बारे में? प्लीज मुझे बताओ। मैं बस चीखता ही रह गया। दरअसल उसके अंतिम शब्दों ने मुझे व्यथित कर दिया था। मेरे माता पिता, जिनको मैंने आज तक सिर्फ एक ही तस्वीर में देखा है। दादाजी ने सिर्फ इतना बताया था कि एक महामारी के दौरान मेरे जन्म के 1 साल बाद ही वह दोनों चल बसे थे। उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था। अचानक से अब मेरे चारों ओर एक बार फिर से धुआं फैलने लगा। अब उस ट्रेन का एक एक भाग धुएं में बदल रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर वह धुआं बढ़ता ही गया। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन गायब हो चुकी है और मैं जमीन पर खड़ी रहा हूं। मेरी पीठ पर मेरा भारी भरकम बैग है। धुएं की जगह पर चारों ओर कोहरा ही कोहरा फैला है। कोहरे से निकलने वाली ओस की बूंदों ने मुझे भिगो दिया है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा, सुना और महसूस किया। यह एक अनोखी अनुभव रहा जो हमें रोमांचित, उत्तेजित और थोड़ा डराया भी। हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को न खो दें। धन्यवाद और हम जल्द ही अगली यात्रा पर मिलेंगे। तब तक अलविदा।